अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया था कि हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमने जनरल पैरामीटर्स देखे थे कि हम किस तरह से जो है क्वालिटी को इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था वो क्या था, हमने क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फूड इंडस्ट्रीज़ हो तो फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट आइटम्स की या डिफरेंट जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से जो है वो काम किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्रीज, जिसमें मैंने कहा था कि जो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे काम करते हैं, जिनके ऊपर फूड की इंडस्ट्रीज़ को की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए फोकस किया जाता है, या दो स्ट्रेटजीज होती हैं, टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिन पे काम करते हैं। जिसमें फर्स्ट वन थी प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन और सेकेंड वन थी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट थी टू स्ट्रेटजीज होती हैं, टू प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन और सेकेंड है कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। आज हम देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ द एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली दो स्ट्रेटजीज है या दो स्ट्रेटजीज है जिनके ऊपर क्या करते हैं कि फूड इंडस्ट्रीज के अंदर बेट फोकस किया जाता है कि अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो उससे वो क्या करते हैं कि अपनी जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फूड आइटम्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जा रहे हैं, उनको क्या किया जा सकता है कि कंट्रोल किया जा सकती है उनकी क्वालिटी को। प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन के लिए क्या है, इट इज़ द काइंड ऑफ इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई भी फूड आइटम जो है वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई भी फूड आइटम है जिसके अंदर अगर कोई भी कंटेमिनेशन हो गई है तो उस कंटेमिनेशन की वजह से क्या होती है कि उसकी जो क्वालिटी है फूड आइटम की वो इफेक्ट होगी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो है वो फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंटेमिनेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक न्यू सेटअप जो है वो सेटअप अ न्यू सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड एश्योरेंस कॉल्ड HACCP। मुख्तलिफ जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का एक सिस्टम काम करता है जिसको क्या कहते हैं HACCP, हाजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल पॉइंट सिस्टम होता है, जिसके 7 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। उन 7 प्रिंसिपल्स की बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। क्या होता है, सेटअप अ न्यू सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सेट अप अ न्यू सिस्टम जिसे कॉल्ड HAC, हाजर्ड कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, और जो HACCP स्टैंड फॉर hazard analysis hazards analysis critical point system, critical point सिस्टम। ठीक है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो HACCP जो है वो काम करता है फूड इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की या डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। HACCP के जो है वो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं या 7 प्रिंसिपल कोड्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। क्या है, 7 प्रिंसिपल्स आर डिवेलप्ड इन द HACCP कोड। 7 प्रिंसिपल्स होते हैं HACCP developed in HACCP। ठीक है, कौन कौन से वो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है कंडक्ट अ hazard एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट आता है कंडक्ट अ hazard एनालिसिस, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है।
क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, हाजर्ड एनालिसिस किया जाता है कि जिसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे या कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जो है कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी हाजर्ड जो है या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो क्या कर सकता है कि कंटेमिनेशन जो है वो कॉज कर सकता है। तो HACCP के अंदर फर्स्ट जो स्टेप आता है वो हाजर्ड एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे वो सारे के सारे वो पॉइंट्स या वो सारे के सारे प्रोसेस के जो है वो पॉइंट्स इवेलुएट करते हैं कि जहाँ पे कोई चांस होता है या कोई रिस्क होता है किसी भी हाजर्ड के जनरेट होने का। सेकेंड वन आता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। सेकेंड जो प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जिसको CCPB कहा जाता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, CCPS। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या था, दोज पॉइंट इन द प्रोसेस वेयर द पोटेंशियल हाजर्ड कुड अकर एंड कैन बी प्रिवेंटेड एंड आर कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है कि कितना हम देखते हैं कि हम किस तरह से हम कह सकते हैं कि हाजर्ड एनालिसिस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो चांस हो सकते हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स मीन मतलब वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जो है वो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हाजर्ड जो है वो हो सकता है, और किस तरह से फिर हमने उस पॉइंट को पे जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंटेमिनेशन या कोई हाजर्ड होता है, तो उसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है या फिर उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है। तो सेकेंड जो HACCP का प्रिंसिपल आता है वो है कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को इवेलुएट करना कि कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई हाजर्ड हो सकता है, फिर उस पॉइंट को किस तरह से कंट्रोल करना है ताकि उस हाजर्ड को या उस प्रोसेस को या उस इफेक्ट को हम जो है वो कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर प्रिवेंटिव मेजर। एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। क्रिटिकल लिमिट्स जो है वो स्टैब्लिश की जाती है। इट्स मीन क्या कि कोई भी काम जो होना है वो क्या करना है, इसी लिमिट्स के अंदर ही जो होना है। अगर होगा मतलब हम कह देते हैं कि एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए हम लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर हमारा प्रोसेस इन लिमिट्स के दरमियान रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी के पैरामीटर्स को वो फुलफिल करेगा या अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वो काम करेगा। लेकिन अगर वो उन लिमिट्स को बियॉन्ड लिमिट्स को क्रॉस करता है, चाहे अपर उन लिमिट से अबव जाता है या बिलो जाता है, तो वो क्या करता है कि हम कहते हैं कि हमारी क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं HACCP जो है वो क्रिटिकल लिमिट्स डिवेलप कर देता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन का स्टेप चल रहा है, वो विद इन दीज लिमिट्स ही जो है वो होना चाहिए। एस्टैब्लिश अ क्रिटिकल लिमिट फॉर प्रिवेंटिव मेजर एसोसिएटेड विद ईच CCP। क्रिटिकल लिमिट इज क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट फॉर ईच CCP। इसके अलावा क्या होता है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट के इसके ज़रिए एक क्राइटेरिया डेवलप कर लिया जाता है कि अगर कहीं पे भी फूड इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो वो विद इन दीज लिमिट्स होना चाहिए, और इन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उन सारे के सारे क्राइटेरिया को लाजमी जो है वो मीटअप करे। तभी क्या होगा कि कोई भी जो फूड आइटम बनाया जा रहा है, फूड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, स्टे विद इन इट्स लिमिट्स। स्टेज लिमिट्स एस्टैब्लिश कर ली जाती है। नेक्स्ट है स्टे विद इन लिमिट्स के, लिमिट्स के अंदर ही रहा जाए। स्टेज विद इन लिमिट्स, जाहिर है अगर हमने क्वालिटी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लिमिट्स एस्टैब्लिश की गई हैं, जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, उनको जो है वो फिल किया जाए। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस इफ monitoring determine a CCP। establish corrective, establish corrective establish corrective actions। अगर हम कहते हैं कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, अगर वो ये देखता है कि कोई भी ऐसा काम है जो कि अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स नहीं हो रहा, तो वो क्या करे कि कोई भी एस्टैब्लिश करेक्शंस जो है वो उस मेथड के अंदर या उस प्रोसीजर्स के अंदर जो है वो एट द टाइम एट द स्पॉट जो है वो करेक्टिव एक्शंस जो है वो ले सके, ताकि क्या करे कि जो भी फूड की अगर कोई भी आइटम बन रहा है जिसकी क्वालिटी को अगर हम कह रहे हैं कि वो पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है या जो भी उसके लिए क्राइटेरिया सेट किए गए उनको फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस होते हैं वो ले। If monitoring determine a CCP is not within the established limit, in case a problem occur,
करेक्टिव एक्शंस मस्ट बी इन प्लेस टू इंश्योर नो पब्लिक हेल्थ हैजर्ड अकर। तो करेक्टिव एक्शंस लाजमी मौजूद होने चाहिए ताकि क्या हो सके, कोई भी ऐसा बड़ा हैजर्ड ना हो जो कि क्या कर सके, हेल्थ को इफेक्ट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिश इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। एस्टैब्लिश इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। ठीक है, बहुत क्लियर है कि जो भी प्रोसीजर किए जा रहे हैं, जो जो स्टेप्स किए जा रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए ताकि पता हो कि कौन कौन सा स्टेप कब किया गया, किस डेट में किया गया, कोई भी प्रोसेस किया गया है, कोई एनालिसिस किया गया है, कोई सैंपल की कनेक्शन की गई है, कोई सैंपल की प्रिपरेशन की गई है। जब हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर, तो अगर कोई भी हम कहते हैं कि क्वालिटी पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होते या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई डेविएशन होती है, तो वो हम क्या कर सके, उस रिकॉर्ड के थ्रू जो हम चेक कर सकें कि कौन सा पॉइंट ऐसा था जहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया को मेटअप नहीं किया गया, या कहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ओवरऑल हमारे एनालिसिस के अंदर जो है वो कोई फॉल्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग द HACCP सिस्टम। एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग। नेक्स्ट जो आ गया एस्टेब्लिश द प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग। ठीक है, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन क्या है कि कोई भी प्रोसीजर जो ऐसा हो जो कि वेरीफाई करे कि जो भी हमारा HACCP के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अकॉर्डिंगली जो है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं, जो भी लिमिट्स एस्टैब्लिश की गई हैं उन एस्टैब्लिश के अकॉर्डिंगली, उन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल किए गए हैं या नहीं, जो भी हमारा सिस्टम था एनालिसिस का या सिंथेसिस का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो उन लिमिट्स के अंदर उसने अपना काम किया है या नहीं, करेक्टिव अगर कहीं पे कोई डेविएशन हुई है वो करेक्टिव एक्शंस वहाँ पे एट द स्पॉट लिए गए हैं या नहीं, उसके अलावा इफेक्टिव रिकॉर्ड सिस्टम एस्टैब्लिश है या नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वेरीफाइंग मेथड होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जो क्या करे तो इन सारे स्टेप्स को, इसके अलावा जो भी हमारा प्रोसीजर या जो भी हमारा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है उसको वेरीफाई करे कि वो अकॉर्डिंग टू द मार्क था, अप टू दी मार्क था, सारे स्टैंडर्ड्स को जो था वो फॉलो किया गया था। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो भी हमने कहा था कि जो सैम्पलिंग की गई है या जो भी प्रोसीजर या स्टेप्स किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड किए गए, तो वो क्या करे कि वेरीफाइंग का प्रोसीजर जो है वो डिवेलप करे। तो अगर हम कहते हैं कि फूड इंडस्ट्रीज के अंदर HACCP जो है वो काम करती है कि फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया कि क्या है कि क्योंकि अगर हम कहते हैं कि कंटेमिनेशन के रिस्क को अगर हम मिनिमाइज कर देंगे तो अल्टीमेटली हम अपनी जो भी आइटम फूड की बन रही है उसके अंदर रिस्क के चांस को जो है वो मैक्सिमम हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है क्वालिटी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर कंट्रोल करने के लिए, वो आता है कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। के प्रोडक्ट को अगर हम कंट्रोल कर लें तो उससे भी हम क्या हो सकता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट बन रही है उसकी हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि फूड आइटम्स के रॉ मटेरियल है या जो भी हमारे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके दौरान आपको पता है कि डिफरेंट हम कहते हैं कि फैक्टर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकती है कि हमारा जो फूड आइटम है उसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इफेक्ट होंगी। तो अगर हम क्या करें कि अपनी प्रोडक्ट के जो डिफरेंट स्टेजेस चल रही हैं या जो डिफरेंट हम चाहे मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग अगर हम उन प्रोसेसेस को कंट्रोल कर लें तो एट दी एंड हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो आता है कि जिसमें हम अपनी जो फूड की जो बेसिकली फूड की कंट्रोल करना है, व्हेन यू वांट टू कंट्रोल फूड मोस्ट ऑफ द एनालिसिस कैन बी क्लासिफाइड या क्लास इनटू 2 कैटेगरीज के। अगर आपने अपनी फूड को कंट्रोल करना है तो जो हमारे एनालिसिस आते हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल और सेकंड वन फिजिकल केमिकल एनालिसिस। फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, और जो हमारे पास सेकंड है वो है हमारे पास फिजिकल केमिकल एनालिसिस।
कि हमने फूड की अगर कंट्रोल करना है अपने प्रोडक्ट को, तो ऑब्वियसली हमें क्या है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर क्या हो, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल कोई भी एक्टिविटीज़ होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं, अगर हम उनको कंट्रोल करें तो हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल बाय द कंट्रोल ऑफ सैंपल टेकन फ्रॉम द प्लांट और एट द साइट, a qualitative interpretation of the food line and an accurate evaluation of the contaminating risk could be done. An example of this control is the control of the bacteriological cleanliness of the worktop. क्या बैक्टीरियोलॉजिकल मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या कर सकते हैं, फूड को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल केमिकल एनालिसिस। इसी तरह से क्या होता है कि हमारे पास जो फूड आइटम्स आते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, क्या कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं जो हमारे फूड की क्वालिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। सेवरल प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एनिमल और वेजिटेबल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्टडीज ऑफ डिग्रेडेशन हो सकती है, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसकी कुछ की एफिशिएंसी लॉस्ट हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन का एक इक्विलिब्रियम है या बैलेंस्ड कंपोजिशन थी वो चेंज हो सकती है, या कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि क्या हो सकते हैं हमारे फूड आइटम के अंदर क्रिएट होकर वो क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम साथ साथ फिजिकल केमिकल एनालिसिस कैरी आउट करें जिससे हमें आइडिया हो कि हमारी फूड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से या कौन सी कंडीशन हम प्रोवाइड करें जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट है हम उसको उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल केमिकल एनालिसिस करते हैं ताकि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नो हाउ हो और हम उसको अकॉर्डिंगली जो है वो डील करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम हम कहते हैं कि क्रिएट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजीज चेंज हो सकती है, अमाइनो एसिड्स की जो कंसंट्रेशन है, वाइटामिन है या कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती है उनकी कंपोजिशन के अंदर वेरिएशन आ सकती है जो कि ओवरऑल फूड के प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकती है। डिफरेंट टाइप्स की हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं फिजिकल केमिकल एनालिसिस करने के लिए, जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स है, लाइक HPLC कर लेंगे, GC करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर हमने क्या करना है, अमाइनो एसिड्स क्रोमेटोग्राफी, ऑटो एनालिटिकल चेन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकोअमाइनोज। इसी तरह शुगर्स और यूरेनिक एसिड को हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए एनालाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल एसिड अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं या कौन कौन से पॉसिबल जो है वो शुगर्स मौजूद है, किस तरह से जो है वो चेंज हो सकते हैं, किस तरह से वो फूड को इफेक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स की क्रोमेटोग्राफी के जरिए इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स या इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो है वो यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जनरेट हो सकती है या कौन सी फिजिकल केमिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड है जो क्या कर सकता है कि हम कहते हैं कि अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो फूड की प्रोडक्ट को जो है वो इफेक्ट करती है। तो इस तरह से अगर हम क्या करें कि प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क कंट्रोल के, अगर हम रिस्क को कंट्रोल करने के कितना रिस्क जो है वो क्या कंटेमिनेशन का रिस्क जो है वो कितना है जो क्या कर सकता है, फूड आइटम को इफेक्ट कर सकता है, अगर हम उसको कंट्रोल करें और इसके साथ अगर हम इस चीज़ पे फोकस रखें कि कौन कौन सी ऐसी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी फूड की कंपोजिशन को जो है वो इफेक्ट कर सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड आइटम की क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने जो है वो जनरली देखा कि फूड प्रोडक्ट्स या फूड इंडस्ट्रीज किस तरह से अपनी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंट्रोल करती है। उसमें हमने जो है वो दो मेन चीज़ें देखी कि दो मेन स्टेजेस होती हैं, दो मेन कैटेगरीज होती हैं जिनके ऊपर फूड इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल करें। जिसमें फर्स्ट वन था कि रिस्क के कंटेमिनेशन, जो प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क कंटेमिनेशन को कंट्रोल करना कि कितना जो है वो किसी भी स्टेप पे, किसी भी स्टेज पे, क्योंकि जो फूड की सिंथेसिस का, फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल आना है, देन उसकी सैंपल की जो है वो हमने वॉशिंग करनी है, देन कटिंग, क्रशिंग जो भी होता है सैंपल की प्रिपरेशन का होता है, उसके बाद नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप आता है, देन फिनिश प्रोडक्ट का, उसके बाद हमने जो है वो कंज्यूमर्स तक जो है वो हमारी प्रोडक्ट जाती है। तो इसके दौरान बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंटेमिनेशन हो सकती है। तो कंटेमिनेशन अगर होती है तो ऑब्वियसली वो क्या करती है, ह्यूमन हेल्थ को जो है वो इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि वो प्रिवेंशन ऑफ द रिस्क, कंटेमिनेशन रिस्क के, हम कंटेमिनेशन के रिस्क को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने फूड की जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल करना है। उसके लिए हमने HACCP देखा, जो हमने कहा था कि हाजर्ड्स कंट्रोल करने, रिस्क कंटेमिनेशन के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, जिसके 7 प्रिंसिपल्स हमने देखे। नेक्स्ट जो था वो हमने देखा कि अगर हम प्रोडक्ट को माइक्रोबायोलॉजिकल अगर एक्टिविटीज़ कोई हो रही है उसके अंदर या उसके अंदर कोई फिजिकल केमिकल चेंजेस आ रही है, अगर हम उनको कंट्रोल कर ले तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमारे पास फूड आइटम आता है उसकी हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है उनको स्टडी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।